नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के यूनिट 1 में आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है राधा कृष्णन आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 1947 के नवंबर माह में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए इसे यानी कि राधा कृष्णन आयोग को नियुक्त किया था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा राधा कृष्णन आयोग। इस आयोग ने 24 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसे विश्वविद्यालय आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति है वो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसकी संरचना की जांच करने के लिए, उसका कैसा इसका स्ट्रक्चर है और उस समय की समस्याओं का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 10 थी। इसे विश्वविद्यालय आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा गया, क्योंकि जो इसकी नियुक्ति थी विश्वविद्यालय स्तर की यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा व्यवस्था और संरचना की जांच करना था और तब की जो शिक्षा व्यवस्था में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका पता लगाकर और इसके बारे में सरकार को आवश्यक सुझाव देना भी था। अगर बात करते हैं इसके जांच के विषय की, तो इसके जांच के विषय निम्नलिखित थे। इसके जांच के विषय में सबसे पहले आता है तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना। इस आयोग ने उस समय की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी उनका अध्ययन करा, उनके ऊपर स्टडीज़ करी और वहाँ पर होने जो उनकी समस्याएं थी उनका पता लगाया। प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव दिया कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है और क्या वहाँ पर फाइनेंस कैसा है, इसके बारे में। फिर उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, ठीक है, जो उच्च शिक्षा के लक्ष्य हैं क्या वो निर्धारित किए जा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच की। क्या उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय दी इन्होंने और उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, ठीक है, उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर यानी जो टीचिंग लेवल है उसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना भी इसका एक लक्ष्य था। साथ ही इसका जो लक्ष्य था वो था कि विद्यार्थियों में उपस्थित जो अनुशासनहीनता है उसका समाधान कैसे खोजा जाए और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति यानी कि जो हायर एजुकेशन में जितने भी टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति, वेतनमान, सेवा और शर्तों के बारे में भी इसने सुझाव दिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम अवधि है और पाठ्यक्रम के बारे में भी सुझाव प्रस्तुत किए। अगर बात करते हैं राधाकृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें, क्या इसने मुख्य सिफारिशें अपनी बताई भारत सरकार को, तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग होगा वो है शिक्षा के लक्ष्य। तो शिक्षा के लक्ष्य में इन्होंने बताया कि लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा होनी चाहिए उसमें हम भारत में जो जितनी भी जनता है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई कर रही है उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम उन्हें लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करें। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होना चाहिए बच्चों के अंदर। थर्ड उन्होंने बताया कि वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ विकसित करना, कि मतलब स्टूडेंट के अंदर जो उस समय की वर्तमान स्थिति जो है और जो उन्हें अतीत यानी कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री बन चुकी है, उसके बारे में समझ विकसित होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने की, यानी कि व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल और जो हमारा पेशेवर है यानी कि जिससे हम अपनी आजीविका या अपनी लिवलीहुड को अर्न कर सकें, वो एजुकेशन यहाँ पर दी जानी चाहिए। ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज क्षमता को जगाना, ये एक उन्होंने सिफारिश की थी। यहाँ पर कुछ मूल्यों को विकसित करना, जैसे कि इंसान के अंदर कुछ मूल्य भी विकसित होने चाहिए, जैसे कि मन की निडरता,
विवेक, शक्ति और उद्देश्य की अखंडता। साथ ही इन्होंने कहा था अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित भी कराना जरूरी है। शिक्षण संकाय यानी कि अगर बात करें कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि टीचिंग फील्ड क्या होना चाहिए, तो आयोग के अनुसार शिक्षकों को उन्होंने 4 श्रेणियों में बांटा। नंबर 1 पे उन्होंने कहा कि प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। ठीक है, और उन्होंने ये बात बोली कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में, यानी कि यदि किसी को प्रशिक्षक से व्याख्याता में यहाँ पर प्रमोट होना है तो एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति की जाएगी। किसके आधार पर? सिर्फ उनकी योग्यता के आधार पर। फिर आयोग ने बोला चारों जो श्रेणियां हैं उसके शिक्षकों के लिए उच्च वेतन होना चाहिए और बेहतर सेवा शर्तें होनी चाहिए, जैसे कि उनको एक बूस्ट मिले, एक उनको यहाँ मोटिवेशन मिले अच्छी टीचिंग देने के लिए। उनके लिए भविष्य निधि होनी चाहिए, आवासीय विकास के लिए आप उनकी सुविधा देनी चाहिए, काम के घंटे और छुट्टी आदि के लाभ की भी इन्होंने यहाँ पर सिफारिश की है। साथ ही इस आयोग ने कहा कि शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष का और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए और सेवा से अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी जाए, ये भी इन्होंने एक सिफारिश दी थी। अब टीचिंग लेवल की अगर बात करते हैं तो उन्होंने टीचिंग लेवल के बारे में बोला था कि विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालय जो भी बाकी बचे हैं उसमें 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी थी कि विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और बाकी जो उनसे रिलेटेड जितने भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 1500 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालय यानी कि स्कूल एजुकेशन को लेकर आए हों। अगर बात करें कार्य दिवसों की संख्या की, यहाँ पर अगर देखें तो कार्य दिवसों की संख्या में एक साल में 180 अगर हमें परीक्षा के नतनों को छोड़ दिया, यानी कि परीक्षा वाले जिसमें एग्जामिनेशन होता है उन पीरियड्स को छोड़ दिया जाए तो एक साल में 180 जो कार्य दिवस हैं वो होने चाहिए। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। और उन्होंने साथ ही कहा था कि जो सायंकालीन है यानी कि जो इवनिंग जो क्लासेस होती हैं उसका आरंभ किया जाना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी है अपनी सहूलियत के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके। फिर उन्होंने बात की थी परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए। इन्होंने कहा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः, यानी कि अगर जो कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो उसके लिए 70%, सेकंड के लिए मिनिमम 55% और थर्ड के लिए 40% होना चाहिए, तभी उसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। विश्वविद्यालय का प्रशासन यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका कैसा यहाँ पर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और यहाँ पर उनके फाइनेंस की बात भी इन्होंने की है। तो इन्होंने बोला है कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। समवर्ती सूची मतलब जिसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों निर्णय ले सकें और सरकार को इसकी साझा यानी कि एक साथ शेयरिंग में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित नीतियाँ बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने अपने राज्यों में लागू करवाएगी। फिर ये बोलते हैं कि विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए यानी कि सारे जो विश्वविद्यालय एक जैसा काम करें और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए इनको अगर हमें कोई हेल्प प्रोवाइड करनी है तो इसके लिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी स्थापना की जानी चाहिए। जो ये बात है ये राधाकृष्णन आयोग में सबसे पहले की गई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। अगर बात करें विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन, इसके ऊपर उन्होंने क्या बातें बोली हैं। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि उच्च शिक्षा यानी कि जो हायर एजुकेशन है वो 3 स्तरों पर आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें इन्होंने बोला पहले सबसे बोला स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल होगा जो कि 3 वर्ष का होगा और स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी लेवल होगा वो 2 वर्ष का होगा और शोध यानी कि जो रिसर्च होगी वो कम से कम 2 वर्ष की कम से कम, यहाँ पर न्यूनतम की बात की गई कि न्यूनतम 2 वर्ष की होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को निम्न श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। जो हायर एजुकेशन है उसको उन्होंने कहा कि हम बांटेंगे कला यानी कि आर्ट्स, साइंस, व्यावसायिक, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन में।
कला, विज्ञान, व्यवसाय और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। और कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निकल जो एजुकेशन है हमारी, आईटी वगैरह सेक्टर, चिकित्सा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब कि इनके लिए कॉलेज अलग से खोले जाने चाहिए। जो लास्ट पॉइंट में बात करते हैं, ये बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे 6 श्रेणियों में बांटा है, जहाँ पर सबसे पहली जो है शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचिंग एजुकेशन। नंबर 2 में जो बात की गई है कृषि शिक्षा, मतलब कि एग्रीकल्चर एजुकेशन। वाणिज्य शिक्षा जो कमर्शियल एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स वगैरह जिसमें सब्जेक्ट आते हैं हमारे। इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। और चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एंड कानूनी शिक्षा, यानी कि जो हमारे लॉज वगैरह की जो एजुकेशन है, ये सारी एजुकेशन इन्होंने इसको 6 प्रकार से बांटा है व्यावसायिक शिक्षा को। तो ये बात थी राधाकृष्णन आयोग की। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम और उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ताकि हमारी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके इस एग्जामिनेशन को लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।